जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो लीला बौडिया जी हैं। लीला बौडिया जी निर्जा इंटरनेशनल की फाउंडर हैं। Nirja International is the largest manufacturer and exporter of blue pottery in India. The company was founded in 1978 by Mrs. Leela Bodia. She has been instrumental in creating 1,000 unique designs and 300 blue pottery unique products. Nirja International is ac- actively involved in supporting thousands of Jaipur craftsmen and their families. Leela Bodia ma'am was born in 1950 in Calcutta into a well established uh, Jain family of Rajasthan. In 1978, her journey has been started when she got inspired by the craftsmanship of one of the village she visited, and she decided to take up a course of a month. And from there, it is a never-ending, never-looking back journey with her. She established her factory in 1980s, and since then, she has been awarded with many awards, many recognitions, and the list is endless. Her courage, she is an epitome of courage, willpower, and strongness of a woman. She is a true epitome of women entrepreneurship. Let me welcome, on behalf of 40 Women, Mrs. Leela Bodia. I would like to play her journey in a small clip. 40 Women की तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, और आपके साथ इंटरेक्शन करना हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसे ही आप लोगों से चर्चा हुई थी आप लोगों से बात करने के लिए और इतनी प्रॉम्प्टली आप लोगों ने सारा कुछ रिस्पांस दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे भी मिलके। थैंक यू मैम। मैम आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज देयर आर मेनी पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन, और ये तो कहा भी जाता है कि एक आदमी की सक्सेस जर्नी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट आपके सक्सेस जर्नी के पीछे किसका हाथ है, एंड हाउ डू यू सी योर जर्नी सो फार? देखिए, जो इतनी लंबी जर्नी गई है तो बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ते गए हैं। पहले तो मैं ये कहूंगी, 4 लाइनें जो अक्सर बोलती हूँ। My mother showed me the path. My mother-in-law gave me the strength. My husband all the time with me. My children, admirers, and most important, my craftsmen, my staff. They are the key. They are the backbone of my company. Without 5 fingers, we cannot move further. We really need all those people to support us. राइट मैम। मैम बहुत अच्छे से आपने ये बात बताई। मैम वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर चाइल्डहुड, योर पेरेंट्स, योर एजुकेशन, एंड हाउ द जर्नी बिफोर एस्टेब्लिशिंग द एंटायर enterprise, how the journey was. Definitely, very, very interesting. Very, very interesting, I think so. Look, my parents moved before independence to Calcutta. जी। और जब कैलकाटा में वो मूव हुए और उस समय कैलकाटा की हालत बहुत 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 बुरी थी, आई मीन पूरे हिंदुस्तान की। और जो मेरी माँ थी वो मदर टेरेसा के साथ उन्होंने बहुत समय बिताया, और जब मैं 5 साल की थी तो उनके साथ जाया करती और एक कोने में वो मुझे बैठा देते और मैं देखती रहती कि वो किस तरह से उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको की मदद की जरूरत। और वही देखते देखते मैं बड़ी हुई। और परवरिश के अंदर 2 बातें थी। जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व थी, और जो मेरे पिताजी थे वो बहुत ही जिसे कहते हैं कट्टर अंग्रेज थे, और वो समय को ध्यान रखते थे, वो समय पे सारे काम करते थे और बहुत ज़्यादा समय की पाबंदी रखते थे। तो इस तरह मैं 2 लोगों के बीच में पल के बड़ी हुई। और सबसे जरूरी जो बात वो थी कि क्योंकि एक जंगल में कंपनी में एम्बेसडर कार की फैक्ट्री में मेरे फादर काम करते थे, स्कूल की कोई सुविधा नहीं थी, तो मेरे को लेबर स्कूल में डाल दिया गया। तो लेबर स्कूल में डालने से उनके साथ मैं भी शायद उसी तरह बहुत स्ट्रांग होती गई, और आज भी अगर 4 जने आ जाएं तो मैं लकड़ी चला सकती हूँ।
तो ये मैं सोचती हूँ कि उस समय की जो मेरी परवरिश थी कि एक सोशल वर्क, एक कट्टर अंग्रेज और लेबर क्लास में मेरी एजुकेशन, तो ये तीनों चीज मिलके मुझे शायद बहुत अलग तरह से पक्का कर दिया। और जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और मुझे लगा कि अब मुझे वो सारी चीजों को आजमाना चाहिए, और इसके वजह से मैं जब जयपुर वापस आई तो मैंने सोचा चलो मैं भी जो मेरी माँ काम करती थी उसी तरह काम करूं, और कच्ची बस्तियों में जाना शुरू किया क्योंकि मुझे बहुत समय मिलता था। कच्ची बस्ती में जब मैंने जाना शुरू किया तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई आप एक कमरे में क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि हम ये काम कर रहे हैं छोटा मोटा, जो जयपुर ब्लू पॉटरी बना रहे हैं। तो मैंने कहा आप गांव से यहाँ आए हैं, वापस गांव में क्यों नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा हमें कौन काम देगा। और यही कारण था, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं बिजनेस करूंगी, यही कारण था कि मैं उनके साथ साथ गांव चली गई और गांव में आगे बढ़ने की कोशिश करती रही। तो ये मेरा वो है। और बचपन में मेरा जो एक पढ़ाई की तरफ रुझान बहुत कम था। जॉइंट फैमिली होती थी, बाकी बच्चे बहुत होशियार थे, तो मुझे ये लगता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि पढ़ाई में जब बच्चा अच्छा नहीं होता है तो वो इधर उधर देखता है और इधर उधर की चीजें देखने की कोशिश करता है। तो शायद वही चीज जो ऑब्जर्वेशन मेरा आज की परवरिश जो उस समय हुई, जो आज के दौर में मुझे वो शायद काम आ रही है। और एक चीज और थी जी। कि उस समय जो कि एक अंग्रेज है और एक बहुत भारतीय है, उन दोनों के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छी तरह पिलानी भेजा गया पढ़ाई के लिए। जहाँ अकेले हम जाते थे, अकेले आते थे, तो वो एक बहुत स्ट्रांग मेरी परवरिश की एक रास्ता बन गया, जरिया बन गया। तो ये मेरा बचपना कह सकते हैं आप। जी मैम, आपकी इनफैक्ट कॉलेज भी आपने जयपुर से ही किया। और उदयपुर से किया मैंने। जी अच्छा, जी जी उदयपुर से जी किया। जी जी। और आप कलकत्ता से राजस्थान में ही परमानेंट आप बस गए। जी हाँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे मेरी फिर शादी हुई तो मैं जयपुर में बस गई। जी मैम, जब आप स्कूल में थे, कभी आपने ऐसा सोचा था कि हाँ आप इतने बड़े एंटरप्राइज को लीड करेंगे, इतना बड़ा एस्टेब्लिशमेंट होगा, पूरा आप राजस्थान की कला को इतना बड़ा मुकाम देंगे ऑल ओवर इंडिया, क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप स्टैब्लिश करेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैं हमेशा पढ़ती रहती थी कि बच्चों को 90% मिले, 80% मिले, 99% मिले, और मैं सोचा करती थी कि अगर इस दौर में मैं पैदा होती तो क्या होता। क्योंकि मैं बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, और जब 11th क्लास पढ़ाई करके मैं निकली थी तो मुझे टाइटल क्या मिला था, आपको आश्चर्य होगा सुन के, जैक ऑफ ऑल द ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। पूरी 2 लाइनें मेरे लिए बोली गई थी, जैक ऑफ ऑल द ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। पढ़ाई में मन लगता नहीं था और चीजों में मैं इधर से उधर होती रहती थी, पर माँ की एक सीख जरूर थी कि जहां जो मिल जाए सीख लो, सही जहां जो बात है। मिल जाए सीख लो, शायद आगे काम आ जाए। और इस वजह से मुझे वही चीज एक आज के दौर में काम आ रही है कह सकती हूँ। सही बात है मैम, मैं खुद भी मैम पिलानी से ही हूँ, मैंने अपनी स्कूलिंग अच्छा, पिलानी से ही की है। तो विद्यापीठ से? जी मैम। ओ, मैं भी विद्यापीठ से। वाह, जी तो मैम, हम आपका बहने वो हो गए, हम तो बायो बहने हो देख गए। के जी मैम। तो मैम, जब आपने बिजनेस सेटअप किया तो आपको बहुत सारे स्ट्रगल्स, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी होगी। इनफैक्ट वी कैन से कि स्किल वाइज भी आपको कुछ परेशानियां होंगी, या आपको प्रैक्टिकली परेशानियां, तो वी वुड लाइक टू नो all these problems and struggles which you faced in establishing your business and your entire manufacturing unit, and what skills do you think has really helped you to establish yourself as an entrepreneur? श्योर। देखिए, आपका सवाल है कि मुझे क्या, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी। मैं तो सोशल वर्क करना चाहती थी, और जब मैं वहाँ कच्ची बस्तियों में जाती थी और उनको कुछ कहती थी तो वो लोग बहुत नखरे करने लगे कि हमको इतने से क्या होगा, ये कैसे करेंगे, वैसे करेंगे। और तभी मैंने सोचा कि मुझे जो भी मदद करनी है, अगर वो मुझे काम करके देंगे तो मैं उनको मदद करूंगी।
बिना काम के मैं किसी की मदद नहीं करूंगी। और उस कच्ची बस्ती को उठाने में मुझे 2 साल लगे, क्योंकि वो सारे किसान थे। जब वो 2 साल बाद वहां पे गांव में चले गए मेरे कहने से, तो मुझे लगा कि अब ये प्रोडक्शन होने लगा है, जबकि मुझे इस चीज की एबीसी भी नहीं मालूम है। तो मैं खुद सीखने लगी, पर साइड में उनको भी मैं आगे से आगे प्रोत्साहित करने लगी। और मैं बहुत ट्रैवल करने लगी कि जब मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे ट्रैवल करके ये पता करना होगा कि वास्तविकता क्या है। तो जयपुर ब्लू पॉटरी जबकि मुझे नहीं मालूम थी, कारीगर मेरे लिए काफी मजाक भी करते थे कि खुद को कुछ मालूम नहीं है और काम करने चली हैं। पर जो कोट जेवर एक मेरी जगह है, वो लोग मेरी बात को मान रहे थे, और वो जैसे जैसे मैं कहती गई उन्होंने वो काम करते गए। सबसे ज्यादा जरूरी जो मैंने एक पॉइंट लिया वो ये था कि क्राफ्ट कब सरवाइव कर सकेगा, अगर उसमें यूटिलिटी आइटम बनाएंगे। जी। अगर यूटिलिटी आइटम नहीं होता है तो आप एक फ्लावर वॉस कितना टाइम रखेंगे। तो यूटिलिटी आइटम रखने के तौर पे मैं जगह जगह घूमने लगी, सीखने लगी, और इस तरह से दुनिया के हर कोने में चली जाती थी ये सीखने के कि किस तरह से ये क्राफ्ट अलग है और किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए। और इस तरह से हम सबसे पहले हमने इसमें मोती इनोवेट किए। मोती हम फेल भी बहुत बार हुए, जैसे मोती हमने इनोवेट किए और मैंने उसके कर्टन बना के फ्रांस की एक कंपनी को भेजा। वो क्योंकि मुझे इतना क्वालिटी कंट्रोलिंग की आइडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो वो मैं बिल्कुल फेल हो गई और हमारे पास 2 बोरी भर के बीज के पड़े रह गए। तो समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें। तो हमने उस बीज से ज्वेलरी बनानी शुरू करी, और तब ये हमको हिट किया कि ज्वेलरी फैशन चेंज होगा, कलर्स चेंज होंगे और इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो हैंडीक्राफ्ट अगर कभी भी हम चूज करते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि उसकी यूटिलिटी क्या है। और इसी ध्येय को लेते हुए शायद यही मेरी एक बैकबोन बनी कि जो भी आप आइटम देखेंगे वो यूटिलिटी से रिलेटेड है। और इसके बाद हमने बहुत सारी इसमें इनोवेशन किए और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। तो सबसे पहला तो ये है कि जो भी हम चीज लें, क्राफ्ट अगर लेते हैं तो उसमें यूटिलिटी देखना बहुत जरूरी है जी। और हमको अपने आप में सीखना भी बहुत जरूरी है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरा पॉइंट ये है कि हमें बहुत ट्रैवल करके ये देखना है कि क्या हम ये चीज मार्केट में ला सकते हैं, बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। तो ये कुछ जो इनिशियल पॉइंट्स होते हैं, वैसे तो बहुत सारी और चीजें होती हैं, पर इनिशियल ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको कि लेकर मैं आगे बढ़ती गई हूँ। और यही कारण था कि बिजनेस करना नहीं था, पर बिजनेस क्योंकि मेरे को कारीगरों ने काम दे दिया, उनको पैसा देना है, तो मुझे बिजनेस करना पड़ा। तो मुझे मार्केट भी देखना पड़ा। मार्केट के लिए ईपीसीएच, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, उस समय नई नई काउंसिल बनी थी और उनका साथ हमको मिला और उन्होंने हमको बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में मदद करी। तो जब भी कभी कोई चीज हम आगे बढ़ने के लिए लेते हैं कोई भी, तो हमको ये देखना है कि किनसे हम अपने आगे बढ़ने के लिए कौन कौन हमारा जरिया है जहां हम जा सकते हैं, हम अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, और इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। जहां तक सवाल है कि प्रॉब्लम्स तो बहुत आती हैं देखिए, और कभी भी हमको घबराना नहीं चाहिए कि अगर हम एक बार फेल हो गए, जैसे कि मेरा एक बार माल एकदम फेल हो गया, पर उससे घबराना नहीं है, वो हमको एक दूसरी कड़ी देता है सीखने के लिए। तो बहुत बार फेल हुई हूं मैं, पर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई हूँ। मैंने एक साथ छलांग नहीं लगाई, शायद यही कारण है कि मैं आज तक टिकी हुई भी हूँ जयपुर ब्लू पॉटरी में। बहुत खूबसूरती से आपने ये बताया। मैम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और था कि आपने जो अपना जर्नी स्टार्ट किया वो 50 इयर्स बैक किया था जी। और उस वक्त तो पर्दा सिस्टम क्या, चाइल्ड मैरिज क्या, हर चीज़ प्रिवेल थी। आज तो इकोनॉमी, फाइनेंशियल्स काफ़ी प्रोग्रेसिव है। आज विमेंस अगर एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहें तो बैंक कोलेटरल लोन्स, लैंड्स, उसमें रिबेट्स, मेनी थिंग्स आर अवेलेबल। बट जब आपने स्टार्ट किया तो सोसाइटल नॉर्म्स
भी एक हिंड्रेंस थी, साथ में इस तरीके की विमेन प्रोविजंस भी नहीं थे। तो मैम वो उस वक्त 50 साल पहले आपने जो ये सब स्टैब्लिश किया और आज की जो स्थिति है उसमें इतना अंतर है, तो आपको आपको इनसे इससे कैसे आप क्या आप कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में और उस तब के टाइम में इतना डिफरेंस था फिर भी आपने स्टैब्लिश किया? देखिए, कभी कभी मैं मजाक में कहती हूँ कि उस समय कंपटीशन नहीं था, इसलिए मैं 50 साल जिंदा रह गई। आप लोगों को वही काम 5 साल में दिखाना होगा। तो ये अंतर मैं हमेशा मजाक में कहती हूँ, क्योंकि उस समय हमारे पास कंपटीशन नहीं था। जो हमने कर दिया, आगे जी। हम बढ़ते गए। सबसे पहला तो ये है, आज आपके सामने कंपटीशन बहुत है, आप लोगों को बहुत सारी चीजों को ध्यान में भी रखना होता है। दूसरी चीज ये है, जो जो मेन सवाल आपने वो किया कि 50 साल पहले, एक छोटी सी कहानी भी बोलना चाहूंगी। वो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी भी है बोलना। एक बार मैं अपने काम से बाहर निकली हुई थी, परिवार में बुजुर्ग आ गए। मेरी सास ने मुझे फोन किया कि जब आप घर आओगे तो हाथ में कोई सामान लेके आना। मुझे समझ नहीं आया वो क्यों, क्योंकि मैं तो काम से निकली हुई थी। और जब मैं आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, मैंने ये इसलिए कहा है कि घर में बुजुर्ग आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बहू कहाँ गई। मैं नहीं चाहती अभी ये कहना कि बहू काम से बाहर गई है। जब तुम कहीं पहुंच जाओगी, तब यही लोग आपको कहेंगे, देखा उसने कितनी मेहनत करी थी। तो कितनी ग्रेटनेस है मेरी मदर इन लॉ की, ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने मुझे ये समझाया कि काम कर रही हो, पर अभी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो और अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश करो। ये इतनी बड़ी बात मुझे उन्होंने समझा दी कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, करिए, पर उसको अच्छे ढंग से आगे ले जाइए, तो लोग बाग आपको कहेंगे कि देखो कितना अच्छा काम किया। ये उस समय की बात है। राइट मैम। पर फिर मैं ये कहूंगी कि मेरी जो परवरिश हुई है, एक सोशल वर्कर थे और एक अंग्रेज थे, तो मैं कभी डरी नहीं। और दूसरी चीज मैं ये कहती हूँ कि उस समय की दुनिया भी बहुत अलग थी। महिलाएं जब भी बाहर निकलती थी तो बड़े अजीब ढंग से देखा जाता था। तो आज भी मैं वही बात कहती हूँ कि जब आप घर से निकले, आप ये मत सोचिए कि आप महिला हैं, आप ये सोचिए आप ह्यूमन बीइंग हैं। कोई आदमी नहीं है, कोई औरत नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ह्यूमन बीइंग है सारे। जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि ना आप औरत है, ना आदमी है, ना बच्चा है, ना बूढ़े हैं, आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपको कभी किसी से डर नहीं लगेगा। एक और बात कहती हूँ, उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन की मैं मेंबर बनी। आप यकीन मानेंगी, जिस रो में मैं बैठी थी, कोई भी मेन फोक्स आके वहां नहीं बैठे। उसके बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन को मैं कहीं आगे लेके गई थी। सिर्फ ये कि हमको ये सोचना ही नहीं है कि हम औरत हैं या मर्द हैं या क्या है, हम ह्यूमन बीइंग हैं बस। ये बात मैंने शुरू से अपने आप में बांध के रखी, तो मुझे कभी किसी चीज से डर नहीं लगा। राइट मैम। बहुत ही एनकरेजिंग है आपकी जर्नी, है बहुत ही एनकरेजिंग है आपकी। इनफैक्ट जो आपका फैमिली सपोर्ट आपको मिला, वो भी फिनोमिनल ही रहा। मैम, एक विमेन लिव्स मैनी लाइव्स, but at the same time if we talk about working women's, they are always live, juggling between work and family and always having a guilt in them whether they are doing right for the family or not. If she would not be working, she would have taken care of the family much more. So a woman lives many lives, and especially a working woman lives many lives, and especially with guilt. So how did you balance that? देखिए, ये जो एक सवाल है, ये बहुत ही मतलब हर स्टेज पे ये सवाल उठता ही है, हर स्टेज पे। सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि आप महिलाओं को, कि आपके काम की जरूरत कितनी है। सबसे पहले हमको ये देखना है। जब शादी होके हम आते हैं घर में, तो पहले हमारी प्रायोरिटी होती है घर। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि हमारा घर कितना किस तरह से चल रहा है।
तीसरी प्रायोरिटी है हमारे बच्चे, और चौथी प्रायोरिटी है हम कितना दे सकते हैं, क्योंकि एक महिला है, अगर हमारे को जरूरत नहीं है तो हम धीरे धीरे उस काम को करें। मैंने जब काम शुरू किया तो शुरू में मैं 1 घंटा देती थी, फिर 2 घंटा दिया, फिर 4 घंटे दिए, फिर मेरे बच्चे बड़े हो गए और उसके बाद मैं ज्यादा घंटे देने लगी। मैं अपनी बात बता रही हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि a woman can run the house properly, she can run whole world. First priority is our house. हमारा घर अगर सुचारू रूप से चलेगा तो आप जब बाहर आएंगी आप खुश खुश हो जाएंगी और आपके कामों में भी वो खुशी दिखेगी। तो सबसे पहली जरूरत हमारी हमारा घर, which should be properly run. दूसरी, हम कभी कभी ये गलती कर जाते हैं कि अगर हमने 1000 रुपए कमाए हैं, देखिए ये चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस वाली बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। 1000 रुपए कमाए हैं हमने, उसमें आप 20% हेल्पिंग हैंड्स के लिए रखिए। अगर हमारे हेल्पिंग हैंड्स अच्छे घर में रहेंगे तो घर को मैनेज बहुत अच्छा होगा, आपको समय ज्यादा मिलेगा और आप बहुत अच्छे से बाहर के काम कर सकेंगे। ये जी दो चीजें, फर्स्ट प्रायोरिटी इज आवर हाउस, देन व्हाटएवर वी आर अर्निंग 20% शुड गो टू आवर हाउस होल्ड पीपल। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम यहाँ पे कई बार गलती कर देते हैं कि नहीं वो ज्यादा खर्चा हो जाएगा, नहीं, वो आपके समय को बचाएगा। आप उस 1 घंटे में 2000 कमा सकेंगे और उस 1 घंटे का 2000 का 20% कितना हुआ, देखिए 400 रुपए। आपने कितना कमाया, 1600, आपने कितना दिया, 400। अगर वो 400 का भी काम आप करेंगे, आपने 1600 गवा दिए। सही बात है। आप गौर कीजिएगा इस बात पे, हम यहाँ पे गलती कर जाते हैं। एक धनिया की पत्ती। जी। और यही आपको अपने ऑफिस में भी करना होगा। आपके जी ऑफिस में भी आप देखिए कि आपके घंटे कितने प्रेशियस हैं, और इसी तरह एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलता जाता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको देखना, बहुत अच्छे से हर क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए। राइट मैम। मैम ये तो आपने शायद हम सब वर्किंग वुमेन्स के मन की बात बोल दी है मैम। साथ में इस माहौल, जो करंट माहौल है हमारा, पैंडेमिक भी है और अभी वर्क लाइफ बैलेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी है वर्क फ्रॉम होम की वजह से। सो जी, हाउ डू यू थिंक हमें विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को आगे ले जाने के लिए, एनकरेज करने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए? आज अभी का दौर जो है वो ऑनलाइन का दौर है, तो हमें अपने आप में ऑनलाइन लाना ही पड़ेगा। जब हमने काम शुरू किया था तो हमें ये मालूम ही नहीं था कि सोशल मीडिया होता क्या है। जी जी, और आज आपने सोशल मीडिया के कारण मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। जी तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अरे ये इतनी पुरानी वो कहां से मिल गई आपको। तो जी सोशल मीडिया का जमाना है, तो हमको भी उस दौर में जाना ही पड़ेगा अगर हमको काम करना है एंटरप्रेन्योर। और सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे एंटरप्रेन्योर की मदद करना। राइट मैम। ये बहुत जरूरी है। हम महिलाओं में कभी कभी ये बात आ जाती है कि अरे मैं ये कर रही हूँ, वो भी ये कर रहे हैं, मतलब सॉरी, मैं बहुत छोटी छोटी बातों पे गौर कर रही हूँ और आपसे बात कर रही हूँ। तो कभी हमको ये नहीं सोचना है, अगर कोई एंटरप्रेन्योर आपके पास आती है और वो आपसे मदद मांगती है तो वी शुड गिव देम द हैंड। उससे क्या होगा, आप भी आगे बढ़ेंगे और वो भी ऊपर आएंगे। ये एक बहुत जरूरी वो है। मैम मैं हमारे फोरन मेंबर हैं और हमारे सेक्रेटरी 40 वुमेन विंग है, ललिता कुशल जी। शी वुड लाइक टू आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू। श्योर, प्लीज। हेलो या हाँ, हाय हेलो, मैम, हाय। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। बहुत सारी आपके एक्सपीरियंस से हमको इतना कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत अच्छी चीज आपने बताई जिस चीज में हम कंजूसी कर जाते हैं कि यार ये क्यों रखें हेल्पिंग हैंड, लेकिन आपने बहुत सही बात बताई कि उस टाइम को हम कहीं और यूज कर सकते हैं और उस समय का बेहतर इस्तेमाल करके
अच्छा कमा के ला सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, उन्हें भी खुश रख सकते हैं, और ज्यादा कमाने से खुद भी खुश रह सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों के साथ रह के। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है मैम कि देयर आर मेनी सच टर्न्स इन लाइफ ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग when he or she thinks or wish कि this would have not be done or this would have been done, तो how to get out of these words? मतलब लाइफ में कई बार हम सोचते काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा नहीं होता, तो ये जो काश वर्ड होता है या हम सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाता, इससे कैसे बाहर निकला जाए या इस शब्द को हमारी लाइफ से हम कैसे निकालें बाहर? देखिए, काश ऐसा होता, जब हम ये सोचते हैं कि काश ऐसा होता, आप उसके पीछे जाइए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या हमने नहीं किया जो कि हमको नहीं कर पाए। जैसे मुझे म्यूजिक का बहुत शौक था, तो मैंने कहा कि अरे मैं म्यूजिक नहीं सीख पाई, और अब मैं म्यूजिक 70 साल की उम्र में सीख रही हूँ। तो जो चीज नहीं हुई है उसके पीछे भागिए, मिल जाएगी, और भागना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं औद्योगिक बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में बहुत कम महिलाएं पाई जाती हैं, जबकि हम लोग बहुत इस 21वीं सदी में जहाँ पे हम हैं, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, उसके बावजूद भी हमने देखा है कि जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है उनमें विमेन जो है वो बहुत कम रेशो में मिलती हैं, और बनिस्बत जो छोटी लघु उद्योग कह लीजिए या छोटे छोटे स्केल वाले मीडियम स्केल वाले जो बिजनेसेस हैं उनमें महिलाएं ज्यादातर आगे अग्रसर रहती हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन है मैम कि ऐसा क्यों है, और फिर अगर ऐसा है तो वो सॉल्यूशन क्या है मैम? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से आगे और ज्यादा बढ़ सकती है और बड़े एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकती हैं फीमेल्स मैम? देखिए, सबसे पहले तो हम हिंदुस्तान की महिलाएं जो हैं घरेलू हैं, ये भी एक बहुत मेजर कारण है कि हम अपने आप में जो छोटे से वो उसमें है, उसमें हमको बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है कि हमने वो कर लिया। तो ये कंटेंट होना बहुत अच्छा है, कंटेंट होना बहुत अच्छा है। और जैसे ही छोटे उसमें हम कंटेंट हो जाते हैं तो हमको लगता है ये हमारी दुनिया है। एक वो है, एक वर्ल्ड हुआ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो जो छोटे उद्योग होते हैं वो दिल से चलते हैं, कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड होते हैं वो दिमाग से चलते हैं। और जब आप दिमाग ज्यादा लगाते लगते हैं तो आपको दिल को भूलना पड़ता है, और जो महिलाएं वो दिल को नहीं भूल पाती हैं, इसलिए हम महिलाएं बहुत पीछे रह जाती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी पीछे रह जाती हैं, मैं ये कहूंगी कि महिलाएं अपने आप में कंटेंट हो जाती हैं या फिर हिम्मत नहीं कर पाती है मैम? हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है दिमाग से चलेगा, छोटे उद्योग दिल से चलेंगे, क्योंकि छोटे उद्योग में आप डायरेक्टली सभी चीजों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो आप सब लोगों की जरूरतों को देखते हैं, और उनकी जरूरतों को देखते देखते आपको लगता है नहीं यही ठीक है, यही ठीक है, यही ठीक है। पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड दिमाग से चलता है, उसमें आप कई लोगों की को पीछे छोड़ते भी हैं, कई लोग उसमें दुखी भी होते हैं, कई लोग अपने आप में सोचते हैं कि मैंने क्या गलती कर दी जो वो मेरे से आगे बढ़ गए। ये दो चीज है। तो ये हमको खुद को डिसाइड करना है कि हम दिमाग से काम करें या दिल से काम करें। पर हम ज्यादातर मेरे ख्याल से दिल से काम करते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे रूप में खुश हो जाते हैं, और मेरे ख्याल से ठीक भी है, ठीक भी है। इसका मतलब मैम हमको महिलाओं को अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा और हायर रिस्क लेने के मतलब कदम उठाने पड़ेंगे, हिम्मत करनी पड़ेगी एक बार, बिल्कुल जिससे बिल्कुल डरते हैं मतलब महिलाएं, इसीलिए लघु उद्योग की तरफ पड़ती हैं। पढ़ती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मैम सफलता के सबके अपने अपने पैमाने होते हैं, वैसे तो ये एक सफलता जैसे होता है ना, जी, किसी की कोई मतलब कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैम आपकी नजर में मैम एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है मैम सक्सेस की? क्या मानते हैं मैम सफलता की? देखिए, सफलता अंबानी है, टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, एक रिक्शे वाला है, हाँ, और एक मजदूर है। एक मजदूर को जिस दिन 500 रुपए पूरे मिल जाते हैं वो सोचता है मैं सफल हो गया। तो इसी तरह सफलता की एक कड़ी आगे से आगे बढ़ती जाती है। तो सफलता के कोई पैरामीटर नहीं है, जो कंटेंट हो जाए और जो ये सोचे कि मैंने जो सोचा मैंने अचीव कर लिया, मेरे विचार से वही सफलता है।
मैंने सोचा कि मुझे कच्ची बस्ती को पूरी तरह से गांव में भेजना है। मेरा ध्येय वही था। मैंने और आम्रपाली ने, उदाहरण दे रही हूँ मैं, राजीव अरोड़ा जो है उनको तो आप सब लोग जानते होंगे। जी मैम, बिल्कुल। आम्रपाली बहुत फेमस वो है। जी 1978 में आम्रपाली ने अपना बिजनेस शुरू किया। 1978 में मैंने अपनी कंपनी शुरू की, और हम तब से एक दूसरे को जानते हैं बहुत अच्छी तरह। आम्रपाली का टर्नओवर कहीं 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 ऊंचा है, मेरा टर्नओवर बहुत 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 नीचे है, पर हम दोनों का ध्येय एक ही था। मुझे कच्ची बस्ती को गांव ले जाना था, उनको ज्वेलरी गांव से दुनिया तक पहुंचानी थी। तो वो भी सफल हैं। मैं अपने आप में सोचती हूँ मैं भी सफल हूँ। तो सफलता की कोई पैरामीटर, सफलता अपने दिल की है। आपने क्या सोचा, आपको वो मिल गया, आई फील दैट इज द सफलता। क्योंकि आप देखिएगा, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं रहता है। जब एक दूसरे को एम्बेसडर कार के बदले फिएट, फिएट के कार के बदले और आगे, उसके आगे एंड में फरारी, जो मैं सुनती हूँ, मुझे नहीं मालूम है फरारी का क्या वो है। तो सफलता भी उसी तरह से है कि अगर आप कंटेंट है, आपने जो सोचा वो आपको मिल गया, दैट इज सफलता। सफलता के सबके अलग अलग पैमाने होते हैं। जो हाँ आपने सोचा, अगर आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं तो एक्चुअल सक्सेस वही है जी, एक्चुअल आपके हिसाब से। जी बहुत खूब मैम। अच्छा मैम, हाउ इम्पोर्टेंट इज सेल्फ लव मैम? खुद से प्यार कितना जरूरी है? और एक आप में, जैसे आपको देख के हमने, आपने बताया कि आप पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, उसके बावजूद आपने अपने लिए डिफरेंट करियर चुना। आपको लगा ठीक है, पढ़ाई करने के अलावा अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो वो आपने करा। तो ये चीज मैम, जो आपकी पर्सनालिटी है जिसमें पॉजिटिविटी, फुल ऑफ पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी भरी हुई है, ये एनर्जी मैम आप कहाँ से लाते हैं हर दिन? मतलब आप इतने फुल ऑफ एंथू लग रहे हैं मैम कि मतलब आपको देख के ऐसे इंस्पायर हो रहे हैं कि यस, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो ये देखो, एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी मैम, हर दिन? पॉजिटिव एनर्जी, मेरा घर बहुत अच्छे से चलता है सबसे पहले तो। क्योंकि मैं ना, जो वुमेन्स लिव मैं बोलती हूँ, जरूर मैं वुमेन्स के उसमें भी हूँ, पर मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रहती है कि घर, शायद मेरा घर मुझे वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो मैं सबको यही कहती हूँ कि फर्स्ट लव योर हाउस, दैट इज माय प्रायोरिटी। माय हाउस, हाउस में जो भी है, सो फर्स्ट प्रायोरिटी इज हाउस। अगर घर खुश रहेगा, आप खुश रहेंगे, तो आपको आगे वो करने का। और वैसे फैमिली तो है ही है, फैमिली, पर फैमिली को अपना बनाने के लिए सबसे पहले हमको खुद को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। उस सेक्रीफाइस को आप भूल जाइए कि आपने कोई सेक्रीफाइस किया। शुरू में सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था, बहुत सारे हर्डल्स थे, बहुत सारे वो हुए थे, पर सेक्रीफाइस इज द मेन की। नहीं मैम, जैसे एक मतलब वुमेन जो होती है वो सबसे प्यार करती है, सबका ध्यान रखती है। मेरे कहने का मतलब वो है, जैसे हम बच्चों से प्यार करते हैं, हस्बैंड से, फिर इन लॉज से, सबका ध्यान रखते हैं, बट खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो खुद से प्यार करना शायद हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं। तो मैं मतलब आपकी सोच में खुद से प्यार कितना जरूरी है और कैसे किया जाए उन सब चीजों को बैलेंस करके? खुद के लिए समय कैसे निकाला जाए? खुद के लिए समय कैसे निकाला जाए? देखिए, मैंने मतलब जो दो तीन चीजें जो थी, जो मैंने शुरू में भी आपको बिल्कुल कही, बिल्कुल मैम। तो वो सारी चीजें रिलेटेड है आपस में एक दूसरे के, वो सारी चीजें। और आप किस चीज से खुश हो पाएंगी, उसमें आगे बढ़िए। आप कोई बिजनेस कर रही हैं, तो जिस चीज में आपका मन लग रहा है, आप वो कीजिए। देखिए, वो आपको खुशी दे देगा, और आपका समय उसमें लग जाएगा, और आपको समय का पता ही नहीं चलेगा। तो आप जो सवाल कर रही हैं कि खुद को कैसे खुश रखें, आपको क्या चीज अच्छी लगती है, मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या चीज अच्छी लगती है जिंदगी में? मैम मुझे ओशो को सुनना बहुत अच्छा लगता है, उसको यूट्यूब पे या उसकी स्पीच कहीं भी सुनने को मिले, जब भी टाइम मिलता है। और एक डॉक्टर कुमार विश्वास को है तो ना? कोशिश तो करती हूँ आप सुनने। उसके लिए समय निकाल लेती हैं, निकालती हैं समय। और बिल्कुल मैम। आपको तो जिस चीज में आपको खुशी मिलती है, उस चीज के लिए आप समय निकालती हैं, तो वो खुशी हो गई अपने आप।
तो जिस चीज में इंसान का मन लगे उसके लिए वो समय निकाल लेता है और वो फिर उसमें आगे बढ़ जाता है। सो जी दैट इज मैम, द हैक। या वो इस तरह से खुद को प्यार किया जाए अपना ध्यान रख के, अपनी खुशी का बिल्कुल ध्यान रख के। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैम एक महिला जो होती है, एक औरत जो घर की धुरी होती है एक तरीके से, मतलब पूरे एक मैग्नेट की तरह पूरे परिवार को, मतलब एक चुंबकीय तरीके से सबको बांध के रखती है परिवार में। और जो ईश्वर की सबसे खूबसूरत देन होती है, मतलब एक नवजात शिशु या बिल्कुल, तो उसको नर्चर करने का काम भी एक महिला ही करती है मैम घर में। जी एक बच्चे को जन्म देने से लेकर उसकी परवरिश करना, जो कि ईश्वर का सबसे खूबसूरत गिफ्ट होता है। तो मैम उस बच्चे को उसको उसका फ्यूचर बनाना, उसके फ्यूचर उसको पढ़ाना लिखाना या उसकी जैसे भी अपब्रिंगिंग करना, उसको इन सारी सिचुएशन, इन सारे रोल को निभाते हुए मैम इंसान की खुद की आइडेंटिटी, उस महिला की अपनी आइडेंटिटी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है मैम इन सारे रोल को निभाते हुए? देखिए, उनकी आइडेंटिटी बच्चों में आ जाती है। मेरी माँ की आइडेंटिटी मुझ में आ गई तो मैं समाज सेवा में लग गई। मेरे पिताजी की आइडेंटिटी मुझ में आ गई, समय का ध्यान रखती हूँ और बहुत अच्छे कपड़े पहनने का शौक है। तो ये जो है, ये आइडेंटिटी जो है आपकी, वो आपके बच्चों में आ गई। तो हम अपने बच्चों में वो देखते हैं कि देखना, ये चीज मेरे बच्चों ने मेरे से ली है, ये मेरे बच्चों ने मेरे से ली है। और इसीलिए कहते हैं कि माँ को हमेशा बहुत अच्छा सोचना चाहिए, माँ और पिताजी दोनों को, नॉट इवन वन पर्सन, द बोथ दे बोथ शुड थिंक पॉजिटिव, सो दैट बच्चों में वो पॉजिटिव सेंस आ जाए। इज इट आप राइट? जी मैम, बच्चे मतलब हमारा ही रिफ्लेक्शन होते हैं एक तरीके से। रिफ्लेक्शन होते हैं। तभी हम कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे वो बच्चा, उनकी माँ बिल्कुल माँ की तरह है, बिल्कुल पिताजी की तरह है। तो वही वही हमारी ये, मतलब हम अपने बच्चों को वही चीज दे देते हैं, जो हमारी अच्छी सोच। इसीलिए हमेशा कहते हैं अच्छा सोचो तो अच्छी सोच आप दे सकोगे। जी बिल्कुल मैम। मतलब मैं बहुत घरेलू ढंग से आप लोगों से बात कर रही हूँ, पर सच्चाई जिंदगी की यही है। पर मैम बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप हमें समझा रहे हो या जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है नॉर्मल एक रूटीन में जैसा होना चाहिए। ये बातें बहुत इजीली समझ में भी आ रही हैं, जैसे आप एग्जाम्पल या उदाहरण देके समझा रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है मैम। इससे क्या बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है कि हाँ, जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए, अपने लिए ऐसे टाइम निकालना चाहिए, अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए। ये मतलब अभी जिस माहौल में, जैसे अभी हम सारे बिजनेस वुमेन हैं, काम के लिए हर महिला छोटे या बड़े स्तर पर काम से के लिए बाहर निकलती है। तो जब हम घर से बाहर निकलते हैं मैम, तो मतलब एक कंफर्ट जोन से, अपने घर के या अपने जिस दायरे में हम रहते हैं उस कंफर्ट जोन से जब हम बाहर निकलते हैं, तो हमको बोल्ड होना पड़ता है, फ्रैंक होना पड़ता है। तो मतलब लाइक हाउ टू कीप अ बाउंड्री एंड स्टे अवे फ्रॉम अ लाइक एक रेपुटेशन जो हम बनाते हैं, टार्निश रेपुटेशन से दूर कैसे रहा जाए मैम, बोल्ड एंड फ्रैंक भी रहें। हर जिस माहौल में हम हो, जहाँ पे मेल भी हो, मेन हो, वो उस माहौल में हम काम करें, और बोल्डनेस के साथ हम अब एक टार्निश रेपुटेशन से कैसे अवे, मतलब कैसे खुद को दूर रखें मैम? देखिए, जब ये 40-42 साल पहले जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे साथ ये बहुत बात आती थी। ये बात, महिलाओं में एक अलग तरह का सेंस होता है, जो अगले जो जो भी आपके सामने बैठा हुआ है उसको एक नजर में पहचान लेते हैं अपन। और आप उनको कोई भी कुछ ऐसा हो तो एक विटी आंसर जरूर देना चाहिए। कभी भी हमको डरना नहीं चाहिए कि हम ये बोलेंगे तो वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। कोई पीछे नहीं पड़ेगा, बल्कि आप एक उनको थ्रेटनिंग देंगे तो वो अपने आप में संभल जाएंगे। तो हमेशा जब भी बाहर निकले, सर ऊंचा, नीचा नहीं। हम क्यों नीचे देखें, हम बराबर हैं। तो सबसे पहले बाहर निकलते वक्त आपका सर ऊंचा होना चाहिए, बिल्कुल भी नीचा नहीं, किसी भी हालत में नीचे नहीं। और जब आई से आई की कांटेक्ट होती है, इमीडिएटली आप समझ जाते हैं अदर पर्सन, आपको डर कुछ रहेगा ही नहीं। आप उसको उसी तरह से आंसर देंगे कि वो समझ जाएगा कि गलत आदमी से फंस गया। अगर खुद नीचे नजर करके नीचे वो झुक के वो करेंगे तो अगला तो आपको झुकाएगा। और क्यों झुकना है?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर ऊंचा करके जाना है हमें। सो आई ऑलवेज फॉलो दिस। तो ये बिल्कुल सही काम है। मैं बच्चों को भी बोलती हूँ। And we have an this thing sense of this thing. We really sense how is the other person is. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मैम आपने। जी। कॉन्फिडेंस रहना चाहिए एकदम, और आई Yes. आई बिल्कुल मैम, Yeah. बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मेरी और फेलो मेंबर्स हैं, वो भी वेट कर रही हैं। जरूर और हमारी फेलो मेंबर है पूनम मदान, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं मैम। जरूर। हाँ पूनम। हाँ, या मैम नमस्कार वंस अगेन। मैम आप हम ऐसा मानते हैं कि ब्लू पोट्री हमारे जयपुर की देन है, हमारे राजस्थान की एक कला है जिसको आप वर्ल्ड मैप पे लेके गए, इसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म आपने दिलाया, मतलब आपको ही ये श्रेय जाता है। तो आपका यहाँ से इसको एक राजस्थान से, जयपुर से वर्ल्ड मैप पे ले जाने के सफर को आप थोड़ा सा एलैबोरेट करिए और हमारे साथ शेयर करिए प्लीज। देखिए, जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मुझे इसका ABC भी नहीं पता था। तो क्राफ्टमैन जो होते थे वो काफ़ी मजाक में भी लेते थे, और मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा था। और मेरा ये ध्येय था कि ये सोवेनियर क्राफ्ट है, इसको हमको सोवेनियर की तरह ही रखना है, इसमें हमें कोई मशीनें नहीं लगानी है। और इसको सीखने के लिए मैं बहुत सारी कंट्री घूमने लगी कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे करके, क्योंकि सिरेमिक तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हर दुनिया के हर क्षेत्र में अपने आप का एक सिरेमिक है। तो किस तरह मैं इस सिरेमिक को अलग कर सकूं, सबसे पहला तो मैंने दुनिया में घूमना शुरू किया और अपने आप को हर जगह सीखने की कोशिश की। तो आपको देखिए, मैं बताऊं, मैं मतलब 45 कंट्री घूमी हूँ इस सिरेमिक को अपने आप में इसको बचाने के लिए। मैक्सिको में मैं ट्रेनिंग लेने गई, सुबह 5 बजे उठ के 100 किलोमीटर जाती थी और शाम को वापस 100 किलोमीटर आती थी, क्योंकि वहां पे ठहरने की जगह नहीं होती थी और सारे मेन फॉक्स होते थे। तो वो जो यूनिट्स होती थी वो गांव में थी। उसके बाद अमेरिका, जापान, रशिया, चाइना, यू नेम द प्लेस, और मैं वहां जा जाके, टर्की जा जाके देखा करती थी कि हम अपने कैसे हमारी आइडेंटिटी रहे। तो इस वजह से शायद ये हमारा जयपुर ब्लू पॉटरी आज वर्ल्ड मैप में आ गया है। एक तो हम इसमें मशीनें बिल्कुल नहीं लगा रहे क्योंकि ये हैंडमेड है, और द मोमेंट वी इम्प्लीमेंट द मशीन इन दिस क्राफ्ट वी विल लूज आवर आइडेंटिटी, बिकॉज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज फार अहेड इन सिरेमिक। आप देखिए बाहर के सिरेमिक कितनी सुंदर होती है, कितनी चिकनी होती है, कितनी वो होती है, पर हमारी सिरेमिक सोवेनियर क्राफ्ट है, हमको इसकी आइडेंटिटी रखनी है, इसलिए हम मशीनें नहीं लगाते हैं और हम डिजाइन अलग अलग करते रहते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे ज्यादातर ट्रेडिशनल डिजाइन हो। और किसी भी क्राफ्ट को जिंदा रखने के लिए इनोवेशन बहुत जरूरी है। और जो सबसे पहले मैंने कहा यूटिलिटी आइटम, हमने बहुत सारे यूटिलिटी आइटम, मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम बीड्स बनाए, पहले नहीं बनाते थे, नॉब्स बनाए जो कि पहले नहीं बनते थे हिंदुस्तान में। और आज कभी आप लोग आके यहाँ पे देखिए, गोपालपुरा बाईपास पे मेन हमारा शोरूम है, तो हमने बाहर से देखा है, अंदर नहीं आना हुआ कभी। हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। सो इनोवेशन करते रहना है। अगर हमको अपने आप में जुड़े रहना है किसी भी चीज से, तो इनोवेशन और आगे से आगे आगे बढ़ने की कोशिश करती रहना है। तो यही सब कारण थे कि हम अभी तक बचे हुए हैं और इसको GI मिल गया। GI मिल गया, हाँ ये बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आपने ही प्रयास किया था, जयपुर को ही मिला है इसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन या इंडिया को, कैसे मतलब हम इसको नहीं, GI जयपुर ब्लू पॉटरी को मिला, जयपुर पोट्री को मिला है। खूबसूरत। अब जयपुर ब्लू पॉटरी और कहीं नहीं बन सकती, जयपुर में ही बनेगी। और जो यूनिट्स बना रही है उनको GI मिल जाता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। हाँ, अपना IPR में आ गया। हाँ, ऑथेंटिक है ये और इसकी अपनी आइडेंटिटी है। ये बहुत, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी और आपने मुझे इसका आंसर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम इस अपनी धरोहर को संभाल सकें और उसको वर्ल्ड मैप, और इसका बाकी कहाँ आपको मतलब सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ रहती है इसकी वर्ल्ड वाइड, अगर हम देखें तो?
देखिए, वैसे क्योंकि इसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हम नहीं कर पाते, तो कभी भी जयपुर ब्लू पॉटरी को आप रास्ते में बिकता हुआ नहीं देखेंगे। रास्ते में जो बिकता है वो खुर्जा पॉटरी है। हाँ, खुर्जा वाली है। हाँ, तो हम कोशिश करते हैं कि खुर्जा तो मट्टी का होता है, वो सिरामिक नहीं होता ना। खुर्जा नहीं, होता तो वो भी सिरेमिक है, वो सिरामिक स्टोन ही है। वेयर है, वो भी हाई टेम्परेचर फायर्ड है, ये लो ओके, टेम्परेचर फायर्ड है। बहुत सारे अलग अलग इसकी कैटेगरीज डेफिनेशन होती है। हैं, हाँ, राइट। बहुत अलग डेफिनेशन है सिरेमिक की। हम्म, तो ये जो सिरेमिक है वो सिर्फ यही हम बना सकते हैं और कहीं नहीं बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट था ये हमारी को मेंटेन करने के लिए। ये तो नहीं, आज के जमाने में इसको बचाना बहुत मुश्किल हो बहुत जाता मुश्किल था, बिल्कुल। है। तो आपने एक हेरिटेज मेंटेन करी है और उसको बढ़ावा दिया है, तो बहुत ही अच्छा। मतलब आपकी जर्नी अपने आप में ही सिर्फ आपके खुद के लिए नहीं, हम सबके लिए, उन कारीगरों के लिए, पूरे जयपुर के लिए, सबके लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। जो भी आपने कंट्रीब्यूशन दिया ब्लू पोट्री के लिए, उसका कोई मतलब, दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। यस। सो आई थिंक बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा कोई कर पाए जो आपने किया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस फील्ड में चला जाता है उसको लगता है कि हम इसको आगे ले जाएं, आगे ले जाएं। जैसे आप लोग भी, जो भी जिस भी फील्ड में, आज इतना मौका नहीं मिला आप लोगों से बात करने का, आप लोग कभी विजिट कीजिए यहाँ पे। तो बिल्कुल। जैसे जिस फील्ड में आप हैं तो आपको भी लगेगा कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं। और यही एक चीज होती है जो, जैसे आपने एक सवाल पूछा कि हम अपने आप को कैसे खुश रखें या अपने आप को कैसे समय दें, तो ये अपने आप को समय देने वाली ही बात हो गई है कि जिस चीज को आपने पसंद किया उसको आप आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो ये आपने अपने आप को समय दिया है। मतलब ये आज मुझे आप कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब मैंने अपने आप को समय दिया, तो मैं आगे इस चीज को ले गई। तो ये उसका बहुत सही भी बात। है कि मैंने अपने आप को समय दिया हम्म। और मैं ये इस चीज में आगे बढ़ती जा रही हूँ क्योंकि ये मुझे खुशी दे रहा है। आप बहुत पैशनेट हैं अपने काम को लेके, तो आपका रिफ्लेक्ट करता है। और आप बहुत अच्छी, आपने हमें बातें बताई जो हमें गांठ बांध लेनी चाहिए कि लर्निंग करते रहें, इनोवेट होते रहें। इनोवेशन जरूरी है, लर्निंग जरूरी है, और जो भी करें प्यार से करें, उसमें अपना दिल डालें, तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आप क्या कर डालेंगे। थैंक यू सो मच। मैम मैम एक क्वेश्चन, सॉरी जी जी, हाँ, मैम, जरूर एक जरूर। क्वेश्चन मेरी तरफ से था कि जब हम लोग ने गिल्ट की बात की तो बहुत बार मदरहुड गिल्ट आ जाता है कि वर्किंग वुमेन्स में एक मदरहुड गिल्ट होता है कि काश हम बच्चों को ज्यादा टाइम दे पाते, या मेरे बच्चे किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा नहीं कर रहे हैं, या कुछ चीजें हैं, अगर मैं वर्किंग नहीं होती तो शायद मैं उस चीज में ज्यादा बच्चों पे ध्यान दे पाती। तो ये किस हद तक आपको लगता है मदर्स में ठीक है? जबकि अगर मैं बात करूं तो अगर हम वर्किंग नहीं होते तो मेरा ये मानना है कि तो भी शायद हम जितना टाइम दे सकते हैं उतना ही देते, लेकिन फिर भी एक मन में फिर भी रहता है कि हाँ शायद। नहीं, देखिए, अगर आपका प्रॉपर घर चल रहा है तो गिल्ट मत फील कीजिए। बस ये गिल्ट ही हमको मार देता है। जब मेरा बेटा छोटा था तो वो स्कूल से जब आता था और मैं नहीं रहती थी, तो वो हमेशा मुझे एहसास दिलाता था कि आप घर पे क्यों नहीं है जब मैं घर आ रहा हूँ करके। आज जी वही मुझे कहता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर आप काम नहीं करते होते तो आप कैसे होते, मैं सोच ही नहीं सकता। उसका ये कहना है। तो गिल्ट मत फील कीजिए, क्योंकि माँ जो है वो बच्चों को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करेगी। खाली हमको अपने समय को ऑर्गेनाइज करना है। आप गिल्ट मत फील कीजिए। गिल्ट फील करते ही आपको लगेगा कि नहीं, मैं गलत कर रही हूँ। नहीं, आप सही कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जरूरत वहां पे भी है और आपकी जरूरत बच्चों के पास भी है। तो समय को हमको डिवाइड करना होगा। और सबसे पहले मैंने ये कहा था ना आपको कि जितना आप कमा रहे हैं 20% आप हेल्पिंग हैंड्स, ये शायद बहुत कम लोग महसूस करते होंगे। 20% आपके हेल्पिंग हैंड्स को, तो हमारे हिंदुस्तान में अगर हेल्पिंग हैंड्स, देखिए कितने जगहों का हम भला भी कर रहे हैं। आपकी कमाई का 20% हेल्पिंग हैंड्स को जा रहा है, तो उनका घर चल रहा है। उनकी दुआओं से आपका घर चल रहा है। आप आगे बढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे। सोचिए इस चीज को और बहुत गौर कीजिएगा घर जाके इस चीज पे कि, और सही तब आप बोले। बिल्कुल गिल्ट नहीं फील करेंगे, क्योंकि
आराम से घर चल रहा है। अच्छा, बच्चों का जहां तक आपने मेरे से सवाल किया कि बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं या नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबके अपने अपने एक पैरामीटर होता है, सबकी अपनी अपनी एक होते हैं। सब बच्चे 90% नहीं ला सकते हैं। क्या पता जो बच्चा 50% ला रहा है वो किसी और चीज में अच्छा होगा। अब ये भी सोचिए, सिर्फ हम पढ़ाई को ही तवज्जो पूरी तरह देने में भी मैं नहीं सोचती हूँ कि कोई वो है। क्योंकि मेरे साथ ये मैं अपने भी उदाहरण बहुत देती हूँ। बेटा मेरा पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था, उसको मैं पहचान गई कि इसकी पढ़ाई में वो नहीं है, ये 90% नहीं ला पाएगा। ये एक बहुत बड़ी कहानी भी है इसके पीछे। मैं इसका एडमिशन वहां करा के आई, मैं खुद गई, बात करी कि क्यों मैं अपने बच्चे को वहां भेजना चाह रही हूँ करके। और आज वो मुझे तो मदद करता ही है, पर 10 साल 11 साल अमेरिका में रह के वापस इंडिया आया, इंडिया में काम किया, एंड ही इज क्वाइट सक्सेसफुल। He was very mediocre in studies. तो कभी भी अपने बच्चों को स्टडीज के बेस पे जज मत कीजिए, कभी मत कीजिए, क्योंकि दिमाग उतना ही है। हो सकता है उसका दिमाग कोई और चीज में लगे जिसमें वो एकदम आगे बढ़ जाए। मेरे बाकी हमारे परिवार में जॉइंट फैमिली थी। जॉइंट फैमिली में हम 10 भाई बहन थे। मैं सबसे कमजोर कड़ी थी उसमें। कोई डॉक्टर है, लॉयर है, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट है, ये है, वो है, IAS ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफिसर है, सब है, सिवाय मेरे में एप्टीट्यूड ही नहीं था पढ़ाई का। पर मुझे साथ मिला, समय मिला, और जो चीज मुझे खुशी दे रही थी वो करने लगी और धीरे धीरे आगे बढ़ गई। तो आप बच्चों को प्लीज कभी जज मत कीजिए कि उसके 100% मार्क्स नहीं आए, 90% मार्क्स नहीं। हो सकता है वो किसी और चीज में अच्छा है और उसमें उसको आगे लाइए। सब जानते हैं ये बात, मतलब आप लोग सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर फिर भी हमको उस चीज को आगे ले जाना। बहुत खूबसूरत बात आपने बोली, और ये वीडियो देखने के बाद मैम सबको ये मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में, आज के जो हम जिस माहौल में हैं, यहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत दबाव डाल के रखते हैं। बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं परसेंटेज को लेके। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी का ये स्ट्रेस और बर्डन ना डालें कि उनको ये परसेंटेज इतनी हायर लेके आनी है, या दूसरे बच्चों से उनको कंपेयर किया जाए या कॉम्पिटिटिव उसमें रखा जाए। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया मैम कि बच्चों के ऊपर अननेसेसरी उनको स्ट्रेस में ना डाला जाए परसेंटेज बेस के ऊपर लेके। हो सकता है बच्चा पढ़ाई में, एकेडमिक में अच्छा ना हो, दूसरी किसी और स्किल उसके अंदर बहुत अच्छे हो, वो दूसरी फील्ड में। जैसे उसका बहुत अच्छा उदाहरण मैम, एग्जाम्पल आप खुद भी हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल है। आपने बोला पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज आप जिस मुकाम पे हैं मैम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत उस हायर पोजीशन पे आप हैं मैम, और हम सबके लिए इंस्पिरेशन भी हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है। थैंक यू सो मच मैम। जैसा मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, तो आपका शोरूम मेरे तो बहुत काम आएगा मैम। मैं 100% आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखना भी चाहूंगी कि किस तरीके से सब बनता है, और हो सकता है मैम मेरे काम की बहुत सारी चीजें आपके यहाँ मुझे मिलें भी। जी, इंटीरियर पूरी में होने 40 वुमेन के लिए एक डेलीगेट बना के और वहां चलते हैं, मैम का पूरा देख के आते हैं यूनिट एंड ऑल। तो नहीं, अच्छा बिल्कुल लगेगा। आप आइए और मुझे पहले हमारे साथ चाय पीजिए और बिल्कुल। यूनिट भी देखिए। छोटी यूनिट यहाँ है, बाकी सब गांव में है, पर एक छोटी यूनिट यहाँ पर है। आप लोग आइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लान करेंगे जल्दी से, और हम सब मिलके जाएंगे ग्रुप में, देख के आते हैं। हाँ जी, क्योंकि सारी, मतलब घर के लिए, घर को खूबसूरत बनाने के लिए चीजें 100% हमको मिलेंगी। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ बहुत 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 अच्छा लगा। बातें बहुत सारी करने को मन है, लेकिन समय सीमा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कोशिश करेंगे आगे आपसे 100% वापस मिलें, आपके साथ वापस से सेशन करें। थैंक यू नेहा। थैंक यू मैम। आप सबका नमस्कार। भी बहुत 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 धन्यवाद। और मैं बहुत घरेलू टाइप से बातें करती हूँ, तो मुझे मतलब अगर आप लोगों को नहीं महसूस हो रहा कि भाई कैसे माता की तरह बातें कर रही हैं, पर मुझे लगता है नहीं कि मैम, हकीकत वही है। अपनापन है, इसको अपनापन बोलते हैं, है ना? इसको अपना कुछ आत्मीयता है, बोलते नहीं। ये आत्मीयता डायरेक्ट है, दिल, प्यार है ना? ये डायरेक्ट दिल को छूती है मैम बातें। जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, बिल्कुल दिल से दिल का कनेक्शन महसूस हो रहा है। सीरियसली मैम, ऐसा घरेलू नहीं, बहुत 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 अच्छा लगा। कई बार बहुत थैंक यू। ज्यादा
फॉर्मल में से भी परेशानी होने लगती है, तो बहुत अच्छा लगा मैम। Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. It's been an honor. Come, please. जी मैम। जब भी आना हो आप मुझे पहले बता दें, so that we can make arrangements to show you everything. We are also looking Yes, ma'am. forward to you, ma'am. So much. Thank you so much. Thank you. Thank you.